गुड मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक जनाब आप सब लोगों को। वेलकम टू जागो लाहौर। एक नए दिन और एक नई सुबह और एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आ चुकी हूँ मुनीबा आसिफ। कल रात ना मैं एक मौजू पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, तो सोच और ख्यालात में इस कदर जनाब मैं उलझ गई कि कई टॉपिक्स मेरे ना दिमाग में मिक्स हो गए। लेकिन खैर मैंने वो तहरीर जो थी अपनी छोटी सी तहरीर मुकम्मल कर ली। लेकिन इस बात पर गौर करने से एक नई चीज़ जो मेरे सामने आई, जो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, कि हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी की जो वजह है ना, वो कंसंट्रेशन का नहीं होना है। हम ठीक से फोकस ही नहीं कर पाते, कोई चीज़ हम सोच रहे होते हैं, बहुत से ख्यालात जो होते हैं हमारे जहन में एक साथ आ जाते हैं, उलझ जाते हैं हम उन ख्यालात में, और जिसकी वजह से ना एक चीज़ पर फोकस नहीं हम रह पाते। और अगर हम हर चीज़ पर काबू पालें तो ज़हनी सुकून हासिल हो सकता है। तो इसलिए जनाब ज़िंदगी को बेहतर और पुरसुकून बनाने के लिए ज़रूरी है कि ख्यालात को मुनासिब तरतीब दी जाए और सही प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ें, तो कामयाबी हमारा मुकद्दर ज़रूर बनेगी। तो इसी पैगाम के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हम इस जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोजर ऐसे अनासर के साथ रहता है जो कैंसर समेत कई खतरनाक बीमारियों की भी वजह बन सकता है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक ज़ख़ीरा शुदा अजनास में पाए जाने वाले केमिकल्स या फिर गैसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआएं, वायरल इन्फेक्शंस, आलूदगी, फूड केमिकल्स, मसलन खाने के जो रंग होते हैं, जनियाती तौर पर तब्दील की जाने वाली ग़िज़ाएं, सिगरेट नोशी, जहरीला धुआं और ज़रूरी अद्वियात वगैरह कैंसर का सबब बन सकती हैं। सारी इसकी रीजंस हैं। और दुनिया भर में हर साल अंदाज़न 1 करोड़ से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर का बाइस मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। तो दुनिया भर में होने वाली हलाकतों में से हर 8वीं हलाकत की वजह कैंसर ही है। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान कैंसर का शिकार अफराद के हवाले से एशिया का सरे फहरिस्त मुल्क है। और पाकिस्तान में कैंसर से जाँ बहक होने वाले अफराद की शरह बहुत ही ज़्यादा है। तो आज दुनिया भर में कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद लोगों को इस मर्ज के खतरात से आगाह करना है और इसकी रोकथाम और इलाज के बारे में भी इंफॉर्मेशन फराहम करना है। तो कैंसर की वजूहात और अलामात क्या होती हैं और इस मोहलिक मर्ज से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मसूद हैं, मैनेजर हैं गैर मुतअद्दी अमराज प्रोग्राम के। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर फैसल, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों की आसानी के लिए बता दें कि कैंसर एक्चुअली में है क्या और ये कैसे हमारी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाता है? बेसिकली बॉडी का जो नॉर्मल रिस्पांस होता है वो ये होता है कि जो आपके जो खुली हैं, जो सेल्स जिसको नॉर्मल सेल्स, जैसे हमारे स्किन के सेल्स हैं, लीवर के सेल्स हैं, तो ये सारे जो सेल्स हैं वो एक लाइफ होती है सेल की। उसके बाद वो सेल की डेथ हो जाती है, वो शेड हो जाता है। जैसे आपकी स्किन जो है उससे आपको जैसे डेंड्रफ होता है या बाकी चीज़ें, वो स्किन उतरना शुरू हो जाती है, तो नॉर्मल है ये एग्जैक्टली। हाँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेल जो ग्रो करते हैं वो डाई नहीं होते हैं और उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। वो एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो ट्यूमर की फॉर्म यानी कि गिल्टी या उस तरह की फॉर्म ले लेती है। वो बढ़ते बढ़ते सेल ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। तो वो ग्रोथ इतनी फैल जाती है कि आपका जो नॉर्मल फंक्शन होता है उस ऑर्गन का या उस बॉडी के पार्ट का, वो ख़त्म हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस है कैंसर का बनने का। मतलब जो हमें सेल्स नहीं चाहिए होते हमारी बॉडी को, तो वो डेथ होने की बजाय वो उधर ही पलते रहते हैं। बिल्कुल। और वो सारी न्यूट्रिशन बॉडी की और सारी चीजें वो लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर कैंसर होने का खर्चा पैदा हो जाता है। हाँ जी, और उसकी वजह से फिर वो जो पार्ट जिसमें वो सेल ग्रो करते हैं, ठीक है, जैसे लीवर का कैंसर है तो लीवर में वो ग्रो करेंगे। ठीक है। तो किडनी का कैंसर है तो किडनी में ग्रो करेंगे। तो वो पार्ट जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। फिर और उसके बाद ये फिर सेल वहाँ से टूट के बॉडी के और पार्ट्स में भी जाना शुरू कर देते हैं, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर किडनी का कैंसर हुआ है तो वो आपके सेल्स ब्लड सर्कुलेशन से ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, तो ब्रेन को भी कैंसर हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसका एंड डेथ पे ही हो जाता है। ओके। लेकिन डॉक्टर फैसल हमें बताइए इसकी बुनियादी वजूहात क्या है कैंसर होने की? किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है और किस एज ग्रुप के लिए ये ज़्यादा रिस्की हो सकता है? अब ये डिफरेंट किस्म के कैंसर्स हैं। जो आप बुनियादी वजह की बात करिए, एक तो कॉमन रीजंस हैं सारे कैंसर्स की। ओके। उसमें सबसे जो
कॉमन रीज़न है वो हमारा लाइफस्टाइल है। ठीक है। उसमें आप देख लें ओबेसिटी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फैक्टर, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब ये बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली। दूसरा अनहेल्दी डाइट है जो कि आपको ओबेसिटी की तरफ ही ले जाती है। फाइबर नहीं है डाइट में, आप नट्स नहीं लेते हैं, आप ग्रेन्स नहीं लेते हैं, आप सब्जियां फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, आप बर्गर्स खा रहे हैं। हाँ। तो ये जो आपका अनहेल्दी डाइट है ये भी अल्टीमेटली इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है। फिर दूसरा बड़ा इसका रिस्क फैक्टर जो है वो एक्सरसाइज का, वर्कआउट ना करना है। तो वो लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सबकी जॉब मोस्टली बैठने वाली हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, शाम को भी कोई एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो स्मोकिंग है। ठीक है। और फिर अल्कोहल है। ये 4-5 तो ये कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जो हर कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और फीमेल्स के कैंसर के टोटल कैंसर में 30% ये बना रहा है। ठीक है। यानी कि फीमेल्स के अगर 100 फीमेल्स आई हैं जिनको कैंसर है तो 30 फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब इसकी शरह बढ़ती जा रही है। अब कोई 28.9% हमारे यहाँ इसकी प्रेवलेंस है। और दूसरा फीमेल में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो बच्चादानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर उसको कहते हैं। ओके। वो बड़ा कॉमन कैंसर है। ठीक है। और मेल्स में जो है वो लंग कैंसर है, एसोफेगस का आपके स्टोमक का कैंसर है। ठीक है। तो ये कॉमन कैंसर्स हैं। अब हर कैंसर का जो कॉमन रीजन तो मैंने आपको बता दिया, वो सबके एक ही कॉमन हो सकते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो मैंने कहा सबसे कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में, इसकी जो कॉमन रीजंस के अलावा भी कुछ रीजंस हैं, लाइक के आप कह लें कि ओबेसिटी है एक नंबर 1, नंबर 2 पे इनहेरिटेड फैक्टर भी है। 5 to 10% वो ऐसी फीमेल्स जिनके पेरेंट्स को या माँ को कैंसर हुआ या फैमिली में कैंसर था तो उसको 5-10% उसको भी चांस होता है कि उसको हो जाएगा। ओके। दूसरा इसका रीज़न जो है वो है जैसे पोस्ट मेनोपॉजल रिप्लेसमेंट थेरेपी बड़ी कॉमन हो गई है। यानी कि माहवारी वगैरह जब ख़त्म होती है एक एज के बाद 45-50 ईयर्स, तो वो उसको मज़ीद उसको बढ़ाने के लिए ताकि वो ख़त्म ना हो तो लोग पोस्ट मेनोपॉजल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। तो उसका ये एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है। कि वो अगर वो लेंगे उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके। और ब्रेस्ट कैंसर का जो एज ग्रुप है, पहले तो ये होता था कि यूजुअली 40 ईयर्स के बाद ये होता था। अब हमने देखा, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था वेल वुमेन क्लिनिक का मियाँ मीर में, हमने देखा कि अर्ली एज में भी आ रहा है अब ये ना। तो इस तरह के रिस्क फैक्टर। अच्छा, फिर लेट शादी करना फीमेल्स की, तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली कॉमन तो फीमेल्स में ही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो लेट शादी करना, और फिर जो पहला बच्चा है वो अगर 30 ईयर के बाद होता है, ठीक है, तो उन फीमेल्स को भी चांस होता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाए। ओके। तो ये वो रीजंस हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और दूसरा जो सर्वाइकल कैंसर जो मैंने आपको दूसरा कैंसर कहा था, उसका जो एक कॉमन फैक्टर है वो ये है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्लेमाइडिया है, गनोरिया है, इस तरह की डिजीज़ हैं, तो उसके साथ वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, वो साथ जो है उसके वो ग्रो करना शुरू करता है। 8-10 साल के बाद वो कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो ये कॉमन रीजंस हैं इनके। लेकिन कैंसर मुझे बता दें, ज़्यादा शरह ख़वातीन में है कैंसर होने की, किसी भी किस्म के कैंसर होने की, या मर्दों में? नहीं, ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल है, लेकिन क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में ही होता है, और आप देख लें कि 30% बना रहा है वो कैंसर्स का। इस वजह से अगर आप टोटल कैलकुलेशंस करेंगी तो ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा होने की वजह से फीमेल में कैंसर की जो है वो ये तादाद ज़्यादा हो रही है। मेल्स में जो मैंने बताया आपको कि लंग कैंसर है, और आपके वो फीमेल में भी हो सकता है लंग कैंसर, लेकिन मेल्स में क्योंकि स्मोकिंग और ये एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो जाता है, तो ये फिर भी हम लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं। हाँ, ये देखें, अवाम में शऊर, ये हेल्दी लाइफस्टाइल का, इन चीज़ों का, ये जब तक शऊर नहीं आएगा लोगों में, बार बार उनको बताया नहीं जाएगा, तब तक जो है ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइए, लंग कैंसर के बारे में भी थोड़ा सा हमें आगाह कर दें, जो देखने वाले हैं, जो स्मोकर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि कौन सी स्टेज पर आके उनके फेफड़े जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। देखिए, जो लंग कैंसर है वो
आप उसमें 100% मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ स्मोकर को ही हो सकता है, ओके। तो नॉन स्मोकर को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा रेशो स्मोकर्स की है जिनको लंग कैंसर हुआ। क्योंकि बहुत से स्मोकर्स कहते हैं ना कि कोई नहीं हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत डेंजरस है। हम इतने सालों से पीते आ रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। ये कैंसर, जितने भी कैंसर हैं, ये जब डेवलप हो रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है। ये उस वक्त उसकी कैंसर की सिम्टम्स आती हैं जब कैंसर एग्रेसिव हो चुका होता है, स्टेज 3-4 में जा चुका होता है, तब जाके अलामात आती हैं। पाकिस्तान में रूटीन टेस्टिंग का तो मैकेनिज्म ही नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो प्रिवेंशन की कोई ऐसे सेटअप्स नहीं है कि जहाँ पे आप रूटीन में जाएं अपने कैंसर्स को प्रिवेंशन के टेस्ट करा सकें। तो इसी सिलसिले में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने मैडम मिनिस्टर हेल्थ जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी काविशों से हमने वेल वुमेन क्लिनिक का प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है। ये हम 130 क्लिनिक्स बना रहे हैं पूरे पंजाब में। ठीक है। और ये जो फीमेल्स का जो 2 कैंसर मैंने कॉमन बताए हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, उनकी अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस वहाँ पे होगी, उनकी स्क्रीनिंग होगी। और ये हम अगले 1.25 साल के अंदर 11 लाख फीमेल्स का ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है। और 7 लाख फीमेल्स की हम सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे इन क्लिनिक्स में। और इनका पायलट हमने 2020 में स्टार्ट किया था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। अभी हमने PND ने हमें फंड्स भी दे दिए हैं, मशीनें भी हमने ख़रीद ली हैं इसके लिए। तो ये एक ब्रेक थ्रू है, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं इमरान सिकंदर बलोच साहब, वो बहुत पर्टिकुलर हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और हमसे ऑलमोस्ट वीकली वो रिपोर्ट्स ले रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। तो अगले 2 से 3 महीने में आप देखेंगी ये सारे क्लिनिक्स खुल जाएंगे। लेकिन दूसरा मुझे डॉक्टर फैसल ये बता दें कि क्या हम इतनी हमारे पास जिद्दत आ चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है या फिर वक्त आ गया है कि मतलब, क्योंकि इसको कैंसर को लाइलाज बीमारी कहा जाता है, कि हम लोग अब इसको लाइलाज बीमारी की फहरिस्त से इसको निकाल पाएँ? हाँ, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनमें क्या फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि यूरोप में कैंसर नहीं है, हाँ। वहाँ पे भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पे जो मरने की रेशियो है कैंसर से, वो ओनली 15% है। ठीक। हमारे यहाँ मरने की रेशियो अगर किसी को कैंसर हो गया 80% है। यानी कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में 1,78,000 जो है वो कैंसर के केसेस डायग्नोज हुए। ठीक। उसमें से 1,17,000 लोगों की डेथ हो गई। उसकी क्या रीज़न है? अर्ली डिटेक्शन के प्रोग्राम्स नहीं है। कैंसर को अगर आप स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे डिटेक्ट कर लें, ठीक है, तो बचने के चांसेस 80% हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो हेल्थ कार्ड का जो हमारी गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, उसमें कैंसर का इलाज भी डाल दिया है। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी को कैंसर होता है तो पहले इसका इलाज बहुत महंगा था, बिल्कुल, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। होगा। और मेरे ख्याल से सर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके हवाले से हमें इनिशिएटिव लेने चाहिए और बार बार लेने चाहिए और आगाही प्रोग्राम्स भी करने चाहिए ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से अवेयरनेस पहुँच सके। डॉक्टर फैसल मसूद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जैसे आज आलमी दिन बनाया जा रहा है कैंसर के हवाले से, तो उसकी रोकथाम के हवाले से क्या क्या करना चाहिए उस हवाले से हमने आज बात की है। अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि बरसगीर की मारूफ क्लासिकल गुलकारा मलिका पुखराज को मद्दाहों से बिछड़े आज 18 बरस बीत गए। साल 1914 को रियासत जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाली क्लासिकल मौसीकी की मलिका ने महज 7 साल की उम्र में ही फन गायकी की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी थी और उन्होंने 40 की दहाई में बरसगीर के सफ़े अव्वल के गाने वालों में अपना नाम पैदा किया और कई नामवर शौरा की नज़में भी गई हैं। तो मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सेल्फ केयर के हवाले से, तो बाल अल्लाह ताला का हमें दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल तोहफा है और आजकल तो हर कोई अपने बालों को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि हेयर फॉल और डेंड्रफ ने हम सबका जीना मुहाल कर रखा है। और कुछ लोग तो बालों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा
केयर करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने बालों को लेकर। तो एक ऐसा ही वाक़या लाहौर में भी पेश आया जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि लाहौर की रिहायशी थी मदीहा नामी लड़की, जिसकी शादी होने वाली थी और उन्होंने अपने बाल लंबे करने के लिए मकामी ब्यूटी सैलून से एक्सटेंशन लगवाई। लेकिन जैसे ही इवेंट ख़त्म हुआ तो उन्होंने एक्सटेंशन उतारने की कोशिश की अपने बालों से, लेकिन वो पता नहीं किस तरह का केमिकल या कौन सी ऐसी चीज़ उन्होंने यूज़ की थी कि वो उनके बालों के साथ ही चिपक गई और वो इतना मुश्किल से वो समझ लें कि निकली हैं उनके बालों से कि उनके अपने बाल भी इतने ख़राब हो गए हैं कि दोबारा सही नहीं हो पा रहे, गिरना शुरू हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, इवन के ज़ख़म हो गए हैं उनके बालों में। तो अब वो मुतासरा लड़की ने ब्यूटी सैलून के ख़िलाफ़ जनाब सारिफ अदालत में 1 करोड़ हर्जाने का दावा दायर कर दिया है, और जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है मदीहा की तरफ से कि ब्यूटी सैलून ने ऐसी एक्सटेंशंस लगाई हैं कि मेरे बाल अपने बाल तबाह हो गए। तो इस वाक़े ने बहुत सारे सवालात जनाब उनको जन्म दे दिया है कि क्या हेयर एक्सटेंशंस इतनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और हेयर एक्सटेंशंस लगवाते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिबा गयास हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं। शिबा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मनीषा। शिबा, आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कह लें कि टॉपिक है कि हेयर्स के हवाले से हम लोग वैसे ही बालों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते। तो अब जैसे मैंने एक जो वाक़या हुआ है लाहौर में वो मैंने शेयर किया है, तो उसके हवाले से हमें बताइए कि क्या हेयर एक्सटेंशंस की वजह से इस तरह के मामलात हो सकते हैं, मतलब हमारे बाल डैमेज हो सकते हैं, ज़ख्म हो सकते हैं हमारे बालों के अंदर? अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसे जो अभी आपने एक वाक़या किया है, और चाहे बात बालों की हो या स्किन की हो, हर चीज़ हमारी बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ को फैक्टर नहीं बना सकते हैं। हम इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जब उनके बालों में हेयर एप्लीकेशन किया गया उस वक्त करंट उनके बालों की कंडीशन क्या थी, उनकी स्कैल्प की कंडीशन क्या थी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमें देखनी होती हैं। क्या ऑलरेडी उनकी सेंसिटिव स्कैल्प थी, ठीक है, या उनका बाल की क्वालिटी क्या थी। अब बालों की क्वालिटी डिफरेंट होती है, हमारी फाइन होती है, जो कि पतले बाल होते हैं। मैं बहुत ले लैंग्वेज में मैं बात करूंगी ताकि हर इंसान को समझ आ जाए। और कभी किसी का बाल बहुत मोटा होता है, ठीक है। अब ऑलरेडी कुछ स्कैल्प्स जो पहले की जो आपके सर के ऊपर जो भी जिल्द होती है, अगर वो सेंसिटिव हो, प्लस आपके जो बाल हैं वो फाइन या बहुत पतले हों, बहुत मोटे हों, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं, जो भी सैलून जो प्रोफेशनल्स हैं, कि इनको किस किस्म की एक्सटेंशंस लग सकती हैं। अब मैं सिर्फ इसको ये बता दूं इसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। ऑब्वियसली जो भी जिनके साथ भी ये वाक़या हुआ है और जिस भी सैलून में ये हुआ है, अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, वो तो वहाँ के जो बेसिक ओरिजिनल जो लोग हैं वो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो देखें जी, एक्सटेंशन लगाने के लिए ऑब्वियसली डैमेज होता है, ये नहीं होता कि बाल डैमेज नहीं होते हैं। अगर कोई कहता है कि जी एक्सटेंशंस यूज़ किए जा रहे हैं और उससे आपका ओरिजिनल बाल डैमेज नहीं होगा, तो ये गलत होता है। हम इसे प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? प्रिवेंट इसलिए इस तरह कर सकते हैं कि जब भी आप किसी सैलून पे जाते हैं तो आपने बेसिक चीज़ें देखनी होती हैं। मैंने बहुत से, मेरे पास भी जब कुछ लोग आते हैं तो वही होता है, बाल बहुत छोटे और बहुत फाइन, बहुत पतला बाल होता है, और वो चाहते हैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। वॉल्यूम का क्या, वो बहुत हैवी एक्सटेंशंस लगा देते हैं। अब एक्सटेंशंस की डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें केमिकल इन्वॉल्वमेंट ना होने के भी कुछ बराबर है, डिपेंड करता है आपने कौन सी एक्सटेंशन लगाई है। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी मोटी मोटी जो चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, एक आपकी आती है क्लिप इन एक्सटेंशंस। क्या होती हैं? आपके बालों की एक्सटेंशंस बनी हुई होती हैं, उनके साथ छोटे छोटे क्लिप्स लगे होते हैं। वो आप कभी भी चाहे लगा सकते हैं, आप उतार सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो आप खुद भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। वो परमानेंट नहीं होती हैं, ठीक है। मैं सेमी परमानेंट की बात कर रही हूँ कि आपने जस्ट वो क्लिप लगाए और अपनी जो भी आपने अपना जो एरिया देखा उसके ऊपर अपने बालों की आपने फाइंडिंग्स निकाली और उसके ऊपर आपने क्लिप कर दिया। अब आपने क्लिप कर दिया, आपके बाल आपके ओरिजिनल बालों के ऊपर ही बैक कॉमिंग करके ऊपर क्लिप कर देते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, आपका ओरिजिनल बाल है, ठीक है, फाइन है, पतला है, इतने कोई हेल्दी बाल तो होते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एज के साथ भी हमारे जो बाल हैं वो वीक होते जाते हैं, प्लस ट्रीटमेंट्स की वजह से होते हैं। उनके ऊपर आपका एक वजन रहता है। लेकिन क्या होता है, क्लिप आपने उतारे क्लिप्स और आपने साइड पर रख दिया, वो 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे। इसके अलावा कुछ हमारे पास आती हैं वो टेप इन आती हैं। टेप इन क्या होता है कि एक्सटेंशंस की छोटी छोटी हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, या आप कह लें हमारे बालों की एक पूरी एक लिट तैयार हुई हुई होती है, उस पे टेप, एक ग्लू, जो टेप की अपनी नॉर्मल जो भी आप टेप कह लें, लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ी एडेसिव किस्म की टेप होती हैं, ये लोकल टेप्स नहीं होती हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा, ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने ग्रिप करना होता है। उसमें क्या किया जाता है, बालों का एक चंक लिया जाता है, ठीक है, एक लाइन ली जाती है,
आपने नीचे एक्सटेंशन रखी टेप्स के साथ, उसके ऊपर आपने अपने ओरिजिनल बाल रखे और ऊपर से दोबारा टेप के साथ ग्लू कर दिया, ठीक है। अब वो चिपक जाती हैं। इनका ड्यूरेशन नॉर्मली अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के आप यूज करते हो 4 से 6 हफ्ते या महीना, 1.5 महीना या 2 महीने भी आपके चलती हैं। अब वो आपके बालों में चिपक चुकी हैं, ठीक है। एक टेप इन एक्सटेंशन है, कुछ एक्सटेंशंस ग्लू इन भी होती हैं जिसमें आपकी ग्लू भी इंक्लूड होती है। कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी, आप कह लें कि वो अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो आप लॉक एक्सटेंशंस आप यूज़ करते हैं, यानी वो आपके बालों के अंदर पुरो दी जाती हैं। अच्छा, ये प्रोसेस तो हमें पता चल गया, ये टाइप ऑफ एक्सटेंशंस है। ऑब्वियसली जो टेप वाली है, एक अगर क्लिप ऑन है उसका डिफरेंट बालों के ऊपर प्रेशर होगा, बालों पे इफेक्ट होगा। इसी तरह जो अगर आप ग्लू वाली लेकर जाती हैं, टेपिंग वाली है, या आप टेपिंग में जाती हैं, उसका अलग प्रेशर होगा। होता ये है कि हम जब बालों के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने टेप या मैंने आपसे कहा था हम रिंग एक्सटेंशंस लगाते हैं, हम बालों का एक छोटा सा चंक लेते हैं गोल, ठीक है, हम लेते हैं उसके अंदर अपना क्लिप लगा देते हैं या हम गूंद देते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। एक्सटेंशन हमने उसके अंदर लगा दी। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जो लगाने वाला है, पहली बात हमने ये देखना है कि बालों की क्या क्वालिटी है। अगर आपका फाइन बाल है, फाइन बाल के ऊपर आप बहुत हैवी एक्सटेंशन लगा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बालों का एक छोटा सा चंक लेती हूँ, उसके अंदर तो जितनी ताकत है वो उतना ही बर्दाश्त करेगा। उसके ऊपर अगर मैंने क्लिप ऑन कर दिया या मैंने इसके ऊपर टेप मोटी वाली लगा दी या मैंने रिंग वाली जिसको फंसा के हम लोग लगाते हैं और बाद में लॉक करते हैं, ठीक है, लॉक एक्सटेंशंस, तो क्या होगा कि वो छोटे वाले बालों के ऊपर एक भारी हैवी वेट आ जाएगा। अब जब वेट लटका रहेगा किसी भी चीज पे, अगर आप अपने हाथ में भी वेट उठाते हैं तो क्या होगा, आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा, उसमें स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाएगी, मसल प्रॉब्लम करेगा। अब क्या होता है, जो हमारे बाल हैं हमारी स्कैल्प के अंदर वो एक फॉलिकल में होते हैं, एक अंडे की सूरत में होते हैं, ठीक है, उसमें से हमारा बाल उगा हुआ होता है। अब वो बहुत नाजुक और सेंसिटिव होता है। अब इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक वेट लटका हुआ है तो क्या होगा, वो फॉलिकल वीक होता जाएगा। 24 घंटे आपका वेट है आपके हाँ, और वो फॉलिकल वीक होता जाएगा तो क्या होगा, वो फॉलिकल लटकना शुरू हो जाएगा, उसका वेट होना शुरू हो जाएगा, अंदर से फॉलिकल वीक हो जाएगा। बाल आपका क्या है, वो जो आपने एक मोटा सा चंक जिसके ऊपर आपने एक्सटेंशन लगाई हुई है वो वीक होगा, तो क्या होगा, कुछ अरसे के बाद अगर तो बहुत टाइट किसी ने एक्सटेंशन लगा दी है या बालों की क्वालिटी को देखते हुए नहीं लगाई, तो वो एक फॉलिकल वीक है, उसके अंदर से हेयर निकलेगा तो हेयर लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली जब एक चीज को प्रेशर से आप निकालेंगे तो उस पर इरिटेशन होगी तो उसमें आपके जख्म हो सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। सेकेंडली ये होता है कि हम लोग एक्सटेंशन ले लेते हैं या हम लोग प्रोसेस में उसमें चले जाते हैं, लेकिन हम आफ्टर केयर नहीं करते। मुझे बताइए शिबा, ये सारी चीजें मतलब इन चीजों को मद्देनजर रखना किसकी जिम्मेदारी है? जो क्लाइंट है उसकी जिम्मेदारी है या फिर जो जिस ब्यूटी सैलून पर ये किसी एक्सपर्ट के साथ जा रहे हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी? देखिए, ऑब्वियसली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो क्लाइंट आ रहा है वो हमारी फील्ड का प्रोफेशनल नहीं है, उसको नहीं पता कि एक्सटेंशन क्या है, हेयर फॉलिकल क्या है। वो तो आएंगे, वो बेचारे कहेंगे हमारे बालों में जी वॉल्यूम डाल दें, लेंथ डाल दें। ये हमारा काम होता है प्रोफेशनल्स का कि हम उनको एक्सप्लेन करें, हम उन्हें डू एंड डोंट्स पहले बता दें और हम ये बता दें, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास भी कोई प्रोसेस के लिए लेने आता है, कुछ बहुत हाई लेवल की ब्लीच आउट पे जाना चाहते हैं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन देम। अगर आप ये प्रोसेस में जाएंगे, बिल्कुल आपने किस तरह जाना है, आपको जाना ये ऑब्वियसली। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एज फार एज जब तक वो सैलून के अंदर प्रोसेस लेनी है और जब तक उनकी कंसल्टेशन है तब तक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल की है। लेकिन क्लाइंट पे कब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब वो घर में होते हैं कि क्या उन्होंने उसकी केयर की। बाज दफा आप एक्सटेंशन आप लगा के चले जाते हैं, आप केयर नहीं करते। अगर कॉम आपको लग रहा होता है मेरे रियल बाल हैं, आप कॉम उसी तरह इतनी जोर से ब्रश कर रहे हैं तो प्रेशर तो आएगा। जिसने काम किया है ऑब्वियसली उसने आपको घर भेज दिया है। तो ये जो है ये दोनों की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो फिर एक्सटेंशंस लगाने के बाद फिर हम लोगों को क्या एहतियात करनी है? लोग मतलब जिससे एक्सटेंशंस लगवा ली है वो बताते हैं कि घर जाके आपने किस तरह हेयर वॉश करना है, किस तरह कॉम्बिंग करनी है, क्या चीजें होती हैं इसके हवाले से? देखिए मुनीपा, अब हर बंदे का काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। कुछ लोग होम केयर पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते, प्रोफेशनलिज्म। यानी जब मैंने अपना काम स्टार्ट नहीं किया था, जब मैं यहाँ पे लोगों को देखती थी, बाज दफा आई वेंट टू सम सैलून, मैं कोई बहुत छोटे और लोकल सैलून्स पे जाती थी, दे यूज्ड टू गाइड मी वेरी वेल। और बाज दफा मैं बड़े सैलून्स पे जाती बिकॉज ऑफ द रश एंड एवरीथिंग, सम टाइम दे फॉरगेट। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि इंटेंशनली कोई भी अपने क्लाइंट को खराब करना नहीं चाहता, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ। लेकिन हाँ, बाज दफा मिस्टेक्स हो जाती हैं। आफ्टर केयर बताना
इम्पॉर्टेंट है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसको बाद में लुक आफ्टर करना। तो ये एक्सटेंशन, और जिस तरह सेकंड ये भी हो सकता है कि एक्सटेंशन ऑफ वेट से ये सारा कुछ है, जब हम लोग उसको अटैच कर रहे होते हैं, हो सकता है उस वक्त अटैच करते हुए किसी बच्ची से गलती हो जाए, वो उसको बहुत टाइट अटैच कर दे, लेकिन जब टाइट बहुत अटैच किया जाता है तो क्लाइंट को इरिटेशन कोई 10-20 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, खींचना शुरू हो जाता है, तो वो पता चल जाता है। दूसरा, अब शिबा हमें बताएं कि अगर जिन्होंने लगवाई हुई हैं एक्सटेंशंस या जो सोच रहे हैं कि हम लगवाएं, फिर वो लगवाने के बाद उन्होंने किस तरह टेक केयर करनी है अपने बालों की, किस तरह के शैम्पूज उन्हें यूज़ करने पड़ते हैं, क्या अलग से उनके शैम्पू होते हैं? देखें, जो हेयर एक्सटेंशंस हैं, एक बहुत में अच्छी बात मैंने बल्कि कल भी मैं पढ़ी थी कि अगर आपको इफ़ यू वांट अ गुड हेयर यू नीड टू स्पेंड, ठीक है, अगर आपको एक अच्छा बाल या अच्छी स्किन केयर चाहिए तो आपको स्पेंड करना चाहिए। अच्छा स्पेंड करेंगे आपको क्वालिटी की चीज़ अच्छी मिलेगी। हेयर एक्सटेंशंस यहाँ पे जो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि लोग 7-8 हज़ार में भी बाज़ दफ़ा लगा रहे होते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अच्छी हेयर एक्सटेंशन की एक प्राइस है जो कि आप पे करते हो। अच्छी क्वालिटी ऑफ एक्सटेंशन पे अगर आप जाओगे, अगर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एक्सटेंशन यूज़ करोगे, चाहे टेप इन है तो उसका टेप इन ग्लू बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, वो आपके बाल जब वो उतर रही होगी, जब आप उसको उतारेंगे तो वो आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, आपको ज़ोर से आपको खींचना नहीं पड़ेगा आपको। इसी तरह क्लिप ऑन्स की भी बहुत सी आपकी क्वालिटीज़ होती हैं। आपको अगर ख्याल रखना है, हाँ, अच्छा शैम्पू आपको करना है, आपको अपने बालों को ग्रीसी नहीं रखना होता क्योंकि एक एक्सटर्नल चीज़ आपने अपने बालों के अंदर लगाई है। कंडीशनर मस्ट है। कंडीशनिंग अगर आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं या नहीं भी करते, मैं तो हमेशा कहती हूँ, लेकिन अगर आप एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर ह्यूमन या नेचुरल हेयर की है, तो ये कंडीशनिंग आप अच्छी से करें, उनको टैंगल्स आप ना होने दें। रात को अगर आप शावर, कुछ ख़वातीन हैं जो शावर ले लेती हैं और बालों को बंद कर लेती हैं, ट्विस्ट कर लेती हैं और सो जाती हैं, इस तरह आप करेंगे तो आपके बाल बहुत मेसी हो जाएंगे। एक्सटेंशन के साथ सारी सिर्फ एक्सटेंशन के साथ ये नॉर्मल हेयर की भी रूटीन में हमारा होना चाहिए, ये सारी टिप्स होनी चाहिए। देखिए, एक्सटेंशन आप समझ लें, आपने एक एक्सटर्नल एक चीज जो आउटपुट है वो अपने बालों में आपने लगा दी, आपको केयर उनकी इसी तरह करनी है जैसे आपने अपने ओरिजिनल बालों की करनी है। अब ये नहीं है कि आपके बालों में टैंगल्स पड़े हुए हैं और उसके बाद, हाँ, ये जरूर है कि अपने ओरिजिनल बालों पे आप फिर प्रेशर देके ब्रश कर ले, तो एक्सटेंशंस में आप करेंगे। ऑलरेडी उसका वेट है, एक फॉलिकल जो है हेयर फॉलिकल है वो प्रॉब्लम करेगा, जैसे हेयर फॉलिकल वीक होगा आपका बाल और तो बहुत एहतियात करनी है आपने अगर एक्सटेंशन लगवानी है। दूसरा, हम अपने नॉर्मल हेयर्स की अगर बात कर लें शिबा, तो किस तरह के ट्रीटमेंट करवाने चाहिए हमें और कितनी देर बाद कराने चाहिए? देखिए, अगर आप तो ट्रीटमेंट्स मस्ट हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपकी स्किन के ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, फेशियल जैसे कहा जाता है। अब इतना ज़्यादा स्मॉग है, अगर लाहौर की हम बात करें, या पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और हमारी रूटीन्स इतनी ज़्यादा हैं, तो उसमें यह कि जिस तरह अगर स्किन का है कि क्लिनजिंग मस्ट है, इसी तरह आपके हेयर ट्रीटमेंट भी मस्ट है। कोशिश ये करें, अब डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर आप अपनी फील्ड में, तो आपको ऑलमोस्ट 30 डेज के बाद एक प्रोटीन ट्रीटमेंट जरूर लेना होगा, क्योंकि डेली ही आपके बालों में प्रोसेस हो रहा है। जो खवातीन है जिनका प्रोसेस डेली नहीं हो रहा, उनको 2 मंथ्स का भी हम टाइम पीरियड दे देते हैं। फिर आ जाता है कि आप बॉक्स डाई यूज़ करते हैं, जो डब्बे वाले कलर है यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली वो हार्श होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ मिक्सचर पे बिलीव करते हैं। कुछ आप देसी टोटकास में जाओ, गो फॉर सम लोकल ऑयलिंग आप करें। ऑयलिंग हमेशा मैं कहती हूँ नॉट मोर देन 30 मिनट्स प्लीज मत करें। ओवरनाइट ऑयलिंग अपने बालों में मत करें, क्योंकि ये भी आपके एग फॉलिकल को वीक करते हैं। चाहे इवन अपने एक्सटेंशंस भी लगाइए, अगर आप ऑयल कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऑयली हो गया है, एक्सटेंशंस के अंदर तो काफी प्रोडक्ट लगा हुआ होता है, वो इतनी जल्दी निकलता नहीं है, तो वेट बना देता है। वेट बनाएगा तो प्रेशर होगा, प्रेशर होगा तो जख्म होगा, और ये यानी ये सारा एक साइकिल की तौर पे आप अपना प्रोसेस को ले सकते हो। ठीक है जी। शिबा गयास हमारे साथ मौजूद थी, हेयर एक्सपर्ट। शिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। बहुत चीज़ें हमें पता चली हैं कि अगर हमने एक्सटेंशन लगवानी है या आम रूटीन में भी अगर हमने बालों का अपना किस तरह ख्याल रखना है, किस तरह उनकी सेहत को बरकरार रखना है, क्योंकि बाल अच्छे होंगे तो हम अच्छे नजर आएंगे ना। आप यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल ज़ेरे बहस लाते हैं। और प्रोविंशियल कैपिटल होने की वजह से लाहौर पर बर्डन दीगर शहरों से कहीं ज्यादा है, और गुज़श्ता सालों में तेजी के साथ होने वाली अर्बनाइजेशन के नतीजे में लाहौर की आबादी में कई गुना इजाफा भी हो चुका है, और जिसकी वजह से लाहौर के बासियों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और लाहौर की आबादी का फैलाव रोकने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दरियाए रावी के किनारे
दुबई की तर्ज पर एक नया शहर आबाद करने के मंसूबे का ऐलान किया गया, लेकिन ताहाल रिवर रावी मंसूबा सिर्फ मास्टर प्लान और MOUs की हद तक महदूद है और इस मेगा मंसूबे के लिए ना ही वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने फंड्स जारी किए और ना ही बैरूनी सरमायाकारी से कोई अच्छी खबर हमें मिल सकी है। और इसके साथ साथ कुछ कानूनी पेचीदगियां भी इस मंसूबे के आड़े आ रही हैं, जिसकी वजह से इस मंसूबे से मुतालिक बेयकीनी बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बंद गली से बाहर नहीं निकल सकी है और अथॉरिटी ने बैंक ऑफ पंजाब से अराजी खरीदने के लिए 6 अरब रुपए का कर्जा लिया और 6 अरब रुपए के कर्ज से सिर्फ 2000 एकड़ अराजी को ही एक्वायर किया गया है और बाकी अराजी कैसे एक्वायर की जाएगी, कानूनी सिकम कब तक दूर हो जाएंगे, ये मंसूबा हर गुजरते दिन के साथ क्यों मुतनाज़े होता जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान अमीन साहब, हैं CEO हैं रूडा के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? सर, कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी हैं अभी इंट्रो में, दूसरा हमें बता दें कि रिवर रावी इस मंसूबे के लिए रावी के दोनों एतराफ पे जो दरकार है ज़मीन वो 1,02,000 है। आप लोगों ने अभी तक कितनी एक्वायर कर ली है ज़मीन? अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ। पहला जो ईयर था हमारा, बिकॉज अथॉरिटी अगस्त 2020 में फॉर्म में आई थी और उसके बाद बाकी प्लानिंग और उसके बाद प्रैक्टिकल जो इम्प्लिकेशन है ऑन ग्राउंड वो स्टार्ट होनी थी। इस दरमियान जो ये पहला साल होता है ये ज़्यादातर आपकी प्लानिंग, आपके रोड शोज़ और आपकी इन्वेस्टमेंट की तरफ ही होते हैं, तो इस वजह से कोई स्टॉपेजेस नहीं आई, डिलेज थोड़े से आए कोर्ट के केसेस की वजह से, बट वी आर वेरी मच ऑन ग्राउंड और वो काम हमारा चल रहा है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन ज़रा सॉरी रिपीट करवाएंगे कि अभी तक आप लोगों ने कितनी ज़मीन एक्वायर की? देखें, ज़मीन एक्वायर करना इस प्रोजेक्ट का ना विजन है ना एम है। ये बेसिकली लाहौर के साथ एक ट्विन सिटी के तर्ज पर एक नया शहर बनने जा रहा है और वो केटर करेगा लाहौर के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रेस पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्ट्रेस है और उसकी अर्बनाइजेशन की जो इश्यूज हैं, जो अर्बन स्प्रॉल है, जो ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूशन के इश्यू हैं, उसको हल करने के लिए यहाँ पे हम एक नया जोन दे रहे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की जा सकेगी। डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट स्कीम्स, इंडस्ट्रीज आएंगी, लगेंगी, मगर एक प्लान के मुताबिक। यहाँ पे ये पूरा एरिया जो हम शहर बनाने जा रहे हैं उसका पूरा एरिया स्टडीज के बाद डिटरमिन हुआ है 1,02,000 एकड़। ठीक है। ये सारा एरिया एक्वायर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इसमें हम ज़्यादा जो एरिया एक्वायर होगा वो रिवर बेड का होगा, बिकॉज वहाँ में रिवर चैनलाइजेशन होगी, तो वो डेफिनेट एक्वायर किया जाएगा जो कि 10 से 15,000 एकड़ बनता है। अच्छा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी कुछ फॉरेस्ट हैं हमारे पास 3-3,500 से 5,000 एकड़ तक, वो हम दोबारा रिवाइव करा रहे हैं, रिवर्टिलाइज करवा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे लैंड यूज प्लान मुरतब किया जाएगा। अब लैंड यूज प्लान के मुताबिक ग्रीन और ब्राउन जोन आइडेंटिफाई हो जाएंगे और फिर ओपन किया जाएगा इसको डेवलपमेंट के लिए। तो आइडिया वही है और प्लान भी यही है कि यहाँ पे एक प्लान्ड सिटी बनाई जाए और ब्राउन जोन और ग्रीन जोन आइडेंटिफाई करने के बाद ग्रीन में कोई डेवलपमेंट ना छोड़ी जाए, ब्राउन में अलाउ किया जाए और इलीगल जो स्प्रॉल है वो ना फैले, सारी यहाँ डेवलपमेंट। लेकिन फिर मैं वही सवाल सर दोबारा से दोहराऊंगी कि अभी तक कितने एकड़ जमीन आप लोगों ने एक्वायर कर ली है जिस पे अभी काम जारी है? देखें, रिवर बेड हमारे पास रिवर बेड में तकरीबन 3,200 एकड़ है जिसके हम रिवर चैनलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। हमने एक नया अपना एक लॉन्च किया है, एक सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड चहार बाग, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, वो तकरीबन हमारे पास 2,000 कनाल है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज में स्टेट लैंड्स हैं। सारी ज़मीन एक्वायर हम नहीं करेंगे। मैं फिर ये क्लैरिफाई कर दूँ, यहाँ पे 1,02,000 एकड़ में ग्रीन और ब्राउन जोन आइडेंटिफाई करेंगे, लैंड यूज प्लान बनाएंगे और उसके बाद हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है वो हम म्यूचुअल मार्केट रेट के साथ एक्वायर नहीं बाय करेंगे या जेवी में जाएंगे लोकल्स जिन जो ओनर्स हैं लैंड। लेकिन सर, ये जो नया दुबई की तर्ज पर शहर बन रहा है रिवर रावी के किनारे, तो हमें बताइएगा माहिर माहौलियात जो है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो रहा साहब रावी है वो बिल्डर्स के हाथों तबाह हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत रह गया है हमारे पास, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, रावी तो आपके पास नहीं रह गया, अभी वो स्लच कैरियर बन गया। तो मेरे ख्याल में जो एनवायरमेंटलिस्ट के एतराज़ात हैं वो तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हमने कर दी हमारी स्टडीज़ के मुताबिक। देखें, अभी जो रावी है उसमें जितना वेस्ट सारा गिर रहा है, उसमें पिछले दिनों मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहाँ पे जो शिप्स भी फिर रहे हैं वो भी सारे नीचे से ख़राब हो जाते हैं बिकॉज वाटर इतना एसिडिक हो गया है। हम वहाँ पे बिराजेस बनाकर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स लगाकर इस सारे वाटर को क्लीन और फिल्टर करेंगे और रावी में डलवाएंगे।
उसकी वजह से आपको अगर साफ़ पानी रावी में जाता है और उसको आप बिराज बनाते हैं और वहाँ पे वाटर को कंजर्व करते हैं, तो ये 2.7 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर दोबारा रिचार्ज करता है एक्वाफायर को और उसका ड्रिंकिंग वाटर जाता है लाहौर। तो ये तो सारा एक रिवाइवल हो जाएगा रावी का। अभी आपके पास जो दरिया में जो इकोलॉजी है वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गई है। हमारे पास रकझोक के मकाम पर एक स्टडी हमने करवाई थी कि यहाँ पे एक बड़ा फेमस ग्रीन टर्टल होता था जिनकी सेंचुरीज होती थी, अब वो ख़त्म हो गई बिकॉज उसके बाद हमने रावी को इतना गंदा कर दिया कि वो रही नहीं। हम दोबारा वहाँ से हमने क्लीनिंग स्टार्ट की, उसके बैंक्स बनाना शुरू किए कि ये जो वाइल्ड लाइफ कुछ होती है, जो एक्वा लाइफ है, वो टर्टल आते हैं बाहर सेंचुरी से और फिर वापस जाते हैं, वो हमने दोबारा रिवाइव करना स्टार्ट किया। तो रावी को हम रिवाइव कर रहे हैं, ये मेन विजन है और थीम है इसका। जंगल आप ऑलरेडी खो चुके हैं। हमने रकझोक जब पहली बार गए तो 10% पे सिर्फ फॉरेस्ट था, बाकी लैंड इंक्रोच थी, और 10% में भी वो ट्रीज थे जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, यूकलिप्टस लगाया हुआ था। हमने वो सारे इंडिजिनस बनाना शुरू किया, उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया। 3 इस तरह के जंगल और ला रहे हैं। लाहौर का करंट फॉरेस्ट आपके पास जो ग्रीन कवर है वो 1% है। यहाँ पे भी अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो ये दूसरा शहर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, एक अनप्लान्ड, जिसमें 1% वही 1% से भी कम रह जाएगा। हमने यहाँ पे 40% पे ग्रीन कवर लेके जा रहे हैं। ग्रीन कवर, लेकिन मैं उसी पे आ रही थी कि जरी जमीन पर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी इस नए शहर में, तो ऑटोमेटिकली हमारा आलूदा होगा दोबारा से माहौल और ख़राब होगा। मैंने आपको यही बताया। देखें, अगर दरिया वापस आ रहे हैं, जंगल आ रहे हैं, यहाँ पे प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि जितना, अगर आप इस रिंग रोड पे जाते हैं, आपने देखा होगा कितने हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च हो चुकी हैं। हमने जो अभी इसकी मैपिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये आपकी ज़रूरी ज़मीन वैसे भी कोई नहीं रहेगी। आपको जो अभी लाहौर की सारी एक्सटेंशन हो रही है, तो ये कौन सी ज़मीन पे हो रही है? ये आपकी ज़रूरी ज़मीन पे नहीं हो रही। तो इसका क्या मतलब है? हम इसका मतलब ये है, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप प्लान करेंगे डेवलपमेंट्स को। अभी आपके डिफरेंट डेवलपर्स, प्लानर्स, बिकॉज उनको अगर गवर्नमेंट नहीं चले, ये भी कहा जा सकता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, जगह नहीं दिया, तो कहीं कहीं भी वो आपकी ग्रीन लैंड इस्तेमाल हुई जा रही है। ये तो गवर्नमेंट का मंसूबा हुआ, तो आपको थोड़ी सी उसकी आगाही आ गई और इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन सर, अगर वो ग्रीनलैंड यूज कर रहे हैं तो ये तो गवर्नमेंट पे है ना कि वो चेक एंड बैलेंस का उनका सिस्टम किस तरह का है। एब्सोल्युटली। अभी ये चेक एंड बैलेंस हम यहाँ डाल रहे हैं, तो उस चेक एंड बैलेंस पे ही प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज हमारे पिटिशनर में इलीगल हाउसिंग स्कीम्स थी। हम उनको ये कह रहे हैं कि हम आपको एरिया डेवलप करने देंगे, यहाँ पे आप बनाएं अपनी हाउसिंग स्कीम, मगर हमारे अर्बन प्लान और मास्टर प्लान के मुताबिक, जिसमें आपने ग्रीन और ब्राउन जोन रखना है। अगर हम इस एरिया को कंट्रोल नहीं करते तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे। ये 5 साल में ये सारी आपकी ज़रूरी ज़मीन यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। वो कभी स्टॉप अप नहीं कर सकते, बिकॉज पॉपुलेशन और ग्रोथ वो चलती रहेगी। नंबर 2, दरिया आपका खत्म हो जाएगा। फ्लड का आपके कोई मेजर्स नहीं है। फिर अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन अगेन आप गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराएंगे। तो यहाँ पे इसके मास्टर प्लान, इस एरिया का कंट्रोल, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम यहाँ पे जिस तरह आप एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाते हैं और इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि आप वहाँ लगाएं, तो क्या ये इजाजत दे देनी चाहिए कि इंडस्ट्री कहीं भी जाके लग जाए? नहीं, आपने एक जगह स्पेसिफाई कर लिया इंडस्ट्री लगाने के लिए। हमने ये जगह, ये जोन पूरे स्पेसिफाई कर लिए हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज आएंगी, ग्रीन लैंड्स होंगी, एग्री फार्म्स हमने रखे हुए हैं, इसमें हमने कमर्शियल, रेजिडेंशियल सारी चीजें रखी हैं। अब जो भी जिन्होंने एक्सपेंशन करनी है, जिन्होंने बिजनेस करना है, जिन्होंने फैक्ट्रीज बनानी है, वो यहाँ पे आके बना सकते हैं। ये इसका प्लान है। इसके बाहर हम अलाउ नहीं करेंगे। लाहौर का भी साथ में रीमास्टर प्लान कर रहा है LDA, वो भी अलाउ नहीं करेगा। तो ये प्लानिंग इसी लिहाज से होनी चाहिए, शहरों की यही प्लानिंग होती है। लेकिन सर, किसी भी शहर की मास्टर प्लानिंग के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है सिंध बल्दियाती एक्ट के हवाले से भी फैसला किया है कि जब तक मकामी हुकूमतें नहीं होंगी, आप मास्टर प्लान नहीं बना सकते शहर का। और हमारे पंजाब में तो है ही नहीं है यहाँ पर मकामी हुकूमतें, तो यहाँ पर भी तो इतलाक होगा इसका। नहीं, देखें, लोकल गवर्नमेंट किसी न किसी सूरत में तो होती है। जब तक अगर आप इलेक्शन या नहीं कराते, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर इसका में लोकल गवर्नमेंट हमेशा रहती है। लोकल गवर्नमेंट के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है। अच्छा। उनके साथ इन एग्रीमेंट हमने ये मास्टर प्लान बनाया है, बिकॉज अभी इस एरिया में लोकल गवर्नमेंट की जो प्रेजेंस नहीं है, तो उसमें दूसरी जजमेंट में ये भी दिया हुआ है कि जब तक ना हो तो डेवलपमेंट अथॉरिटी वो मास्टर प्लान वो बना सकती है। मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट के पास वो स्पेशलिटी नहीं होगी मास्टर प्लान बनाने की जिस तरह डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, बट इन एग्रीमेंट। तो हम उनकी इंशाल्लाह इन एग्रीमेंट ही ये प्लान कराएंगे और उनसे ही
कंफर्मेशन देंगे इस मास्टर प्लान। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। इमरान अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO रूडा हैं, और हम नया जो मंसूबा बनाया जा रहा है दुबई की तर्ज पर, नया शहर आबाद किया जा रहा है रावी के किनारे, उसके हवाले से हमने बात की है कि कहाँ तक ये मंसूबा पहुँच चुका है, कितना काम अभी बाकी है, इस हवाले से डिटेल में हमने इमरान अमीन साहब से बात की। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि फिल्म, रेडियो, TV और स्टेज के सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार ख़याम सरहदी की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। PTV के प्रोड्यूसर यावर हयात ने उन्हें TV ड्रामा में मुतारिफ करवाया और PTV में उन्होंने वारिस, रेजा रेजा, मन चले का सौदा, दहलीज, लाजवाल, सूरज के साथ साथ समेत अनगिनत ड्रामा सीरियल्स में उन्होंने काम किया और अपने अंदाज की मुनफरिद अदाकार 2011 में वफात पा गए। और इसी वाले से आपको बता रहे हैं और अब आगे बढ़े और आपको एक और शख्सियत के हवाले से बताएं तो आज पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया के बासलाहियत मौसीकार M अशरफ की 15वीं बरसी मनाई जा रही है आज, और उन्होंने 45 बरसों पर मुहित अपने करियर में 400 से ज़ायद फिल्मों के 2800 से ज़्यादा नगमात के मौसीकी को तरतीब दी और फिल्मी गीतों की धुनें मुरतब करने की ये तादाद किसी भी दूसरे पाकिस्तानी मौसीकार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और कुछ बात हो जाए अब अदब की दुनिया के हवाले से, तो जब उर्दू अदब का जिक्र किया जाता है ना, तो ये जिक्र तब तक मुकम्मल नहीं होता मेरे ख्याल से जब तक बानो कुदसिया का जिक्र नहीं किया जाता। और बानो आपा का शुमार उर्दू अदब के चोटी के अदीबों में होता है। और बानो आपा ने 1985 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां अशफाक अहमद साहब के साथ जहनी हम आहंगी कायम हुई और शादी करके जिंदगी भर दोनों साथ रहे। और बानो आपा ने कुल 27 नावल लिखे, कहानियाँ और ड्रामे लिखे। राजा गिद्ध के अलावा बासगश्त, अमरबेल, दूसरा दरवाज़ा, तमसील, हासिल घाट और तवज्जो की तालिब उनकी पहचान बने। बेशुमार लाजवाल तसानीफ के खालिक और हर दिल अजीज शख्सियत बानो आपा की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और दास्तान सराय की इस मकीन के रुखसत होने से उर्दू अदब एक बेमिसाल मुसन्निफ से महरूम हो गया था और उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 23 साल बानो आपा के ज़ेरे साया गुजारे हैं। वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी गुफ्तगू, उनकी बात करने का अंदाज़, उनके अल्फाज बहुत ज़्यादा पसंद है। वो एक ऐसी टैलेंटेड शख्सियत है तो जिनके तारुफ में मेरे ख्याल से मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे। और आजकल आप लोग उनको देख भी रहे थे, मकबूल ड्रामा था परीज़ाद, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही मजबूत किरदार निभाया है और उनका नाम कमाली आप लोगों के दिमाग में भी आ गया होगा। तो हमारे साथ इस वक्त जनाब कमाली का खूबसूरत किरदार अदा करने वाले इफ्तिखार इफ़ी साहब मौजूद हैं, जो स्क्रीन राइटर हैं, मुसन्निफ है, कॉलमिस्ट हैं, एक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सबसे बढ़कर एक खूबसूरत इंसान है। तो उनको वेलकम कहते हैं और उनसे जर्नी के बारे में जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी। सर आज जैसे बानो आपा की 5वीं बरसी मनाई जा रही है और आपने अपनी ज़िंदगी के बेशतर और बहुत सारे साल उनके साथ गुजारे, उनके ज़ेरे साया गुजारे, कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है उनकी? बानो कुदसी आपा के बारे में तो जितनी बात की जाए कम है, लेकिन शफकत बड़ी थी उनके अंदर, इंसान दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, इंसानों की कदर करना वो बड़ा अच्छे तरीके से जानती थी। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, एक्टर हैं, तनवीर मलिक साहब जी, वो आजकल अमेरिका होते हैं। तो एक बार उनकी बानो आपा की निशिस्त जारी थी, वो अपने भांजे को लेकर आए, को 8-9 साल का भांजा था उनका। अब सारी भरे हुए थे और दास्तान सराय का जो बड़ा कमरा था, सर्दियाँ थी तो सब ज़मीन पे बैठे हुए थे, लेकिन सबके पास गद्दियाँ थी जो ज़मीन पे थे, जो ऊपर थे वो सोफे पे बैठे हुए थे। तो उनका भांजा नीचे बैठ गया, तो बानो कुदसी आपा को 2-3 गद्दियाँ लगा के बिठाया जाता था, क्योंकि कमज़ोर भी थी और बुढ़ापा भी था। तो गद्दी ऐसे करके पीछे से निकाली और उसको कहती मलिक ये उसको दे दे बच्चे को। तो उस बच्चे का मामू यानी तनवीर मलिक ने कहा कि नहीं माँ जी वो सही बैठा हुआ है कालीन पे। उन्होंने कहा नहीं थल्ले बैठा है। और जब वाकई उस बच्चे को खड़ा किया तो उसके नीचे गद्दी नहीं थी। मतलब इस हद तक एक बच्चा उनकी महफिल में आया है और उनकी नज़र के अंदर है कि यार ये मतलब इसको कोई
कंफर्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो उनके अंदर सबसे खूबसूरत ये थी, वो बड़े तहम्मुल के साथ लोगों को सुनती थी और उनकी तशफ़ी करती थी, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया करती थी। तो कतन ऐसा कहीं नहीं था कि जी इतनी बड़ी खातून है, इतनी सारा लिखा है, इतनी इज़्ज़त है पूरी दुनिया में, या इतने सारे सदारती अवार्ड्स मिले हुए हैं तो उनके अंदर कोई बू हो, कोई, बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि एक मतलब इजी अप्रोच थी बानो आपा तक। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जी आप टाइम लेंगे पहले फला होगा, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जब कभी बीमार हुआ करती थी तो उन दिनों ज़रा डॉक्टर्स भी मना करते थे, तो उन दिनों कुछ थोड़ा होता था। अदरवाइज जब वो सेहतमंद होती थी तो आप जब मर्जी जाएं, आप जाके बैल दें और आप उनसे मिल लें। तो ये आज के दौर के जो कपल्स हैं, या फिर ख़ासतौर पर औरतों के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, आप उनको क्या कहेंगे कि बानो आपा की शख्सियत से क्या सीखना चाहिए उन्हें, जो उनकी ज़िंदगी को भरपूर और कह लें कि तरोताज़ा बना सकती है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब आप बानो कुसिया को पढ़ेंगे ना, अभी तो हम पढ़ते ही नहीं है ना, जब आप बानो कुसिया आपा को पढ़ेंगे तो तब आपको ये पता चलेगा कि मेरी औकात में मुझे रहना है और औरत समझेगी कि उसको अपनी औकात में रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप हमें वही बात समझा रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती। एक दोस्त की, एक मोहल्लेदार की, किसी की भी, दूसरे की, टीचर की, किसी मेंटोर की बात समझ आ जाती है, या किसी किताब से समझ आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ख़ास तौर देखें, हमारा जो समाजी ढांचा है उसके अंदर सबसे अहम जो इंस्टीट्यूट है वो है शादी, मियाँ बीवी। ये बड़ा अहम है। इसके दरमियान मोहब्बत पैदा करना, इसके दरमियान मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, मतलब अच्छे खासे घराने हैं, पाकिस्तान से बाहर सेटल हैं 27 साल से, कि तलाक हो रही, की है जी वो जी मेरे शोहर मुझे एडमायर नहीं करते। मैं कहा मेरी बुढ़ी भी नहीं कर दी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मतलब आप अपने घर में ही अपनी इज्जतें मांग रहे हैं, और वो इज्जत क्या जो आप मांग के लें। मोहब्बत जो है ये देने का नाम है, ये लेने का नाम नहीं है। तो जब मैं मोहब्बत के अंदर लेने वाला बन जाऊंगा तो लेने वाला तो फिर हाथ नीचे होता है। तो ये देख लें। तो मेरा ख्याल है कि इस जोड़े को देखकर, जो एक चट्ठा फैमिली थी, और इशफाक साहब जो हैं वो खान थे, 7, 8, 10 साल तो शादी ही नहीं हुई क्योंकि लव मैरिज थी। और फिर उसके बाद जब हुई है तो फिर पहले दिन दोनों ने फैसला किया कि आज के बाद मैं खान नहीं, तू चट्ठा नहीं। तो फिर आप देखें कि कैसा खूबसूरत जोड़ा और क्या क्या तख्लीक कर गए। बिल्कुल ऐसे ही है। इफ्तिखार रफ़ी साहब, ये तो थोड़ी हमने बानो आपा के हवाले से बात कर ली, हमने अब परीज़ाद के हवाले से भी बात करनी। जैसे मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में भी कहा था कि बहुत ही मकबूल ड्रामा सीरियल वो हुआ है, इवन कि पाकिस्तान में नहीं, हमसाया ममालिक में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। तो उस हवाले से बात करेंगे। इसको जब आप शूट कर रहे थे तो क्या फीलिंग्स थी, किस तरह की सोच थी इसके पीछे? मेरे तो कुछ भी नहीं थी। मैं जब घर से दूर होता हूँ, इस्लामाबाद में हुआ था, तो घर से दूर होता हूँ, तो मुझे याद है कि इस सीन के बाद मुझे इस्लामाबाद से उस दिन पैकअप था और मैं वापस लाहौर आना था, मैंने अपने बच्चों में, बीवी में। तो मैं तो बस सीन करा रहा था जैसे मुक्के में घर जावा। लेकिन ये है कि क्योंकि इतने अरसे से एक्टिंग कर रहे हैं तो जहन तो बनता है, क्योंकि हम ट्रेंड लो एक्टर हैं, थिएटर करके आए, पैरेलल थिएटर की बात करो, उस्मान पीर ज़ादा साहब के साथ रफ़ी पीर ग्रुप में किया करते थे। तो हमें सबसे पहली चीज़ें बताइए कि सीन सुनने के बाद ना, सबसे पहले जब हम तारी करते तो हम, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, हम इसको पहले एडजस्ट करते हैं उस करैक्टर के मुताबिक। ओके। गरीब आदमी तो ये हड्डी हो जाएगी, हाँ। अमीर है थोड़ा सा ये, तब मुतकब्बिर है तो ये, बदमाश है तो एक तो ये था। तो ये क्योंकि एक चापलूस किस्म का आदमी था और फ़ायदे उठाने आया था, ऊपर से एक सेक्रेटरी लेवल का था, तो ये झुक के रहता था, तो इसकी रीढ़ की हड्डी यहाँ एडजस्ट थी। उसके बाद फिर जब हम सुनते हैं करैक्टर को, सुनने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे जहन में एक किरदार उतरता है। तो मेरा ये किरदार सुनने के बाद ये उतरा था। हालांकि मैं ये करना नहीं चाह रहा था, मतलब क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट करैक्टर किया करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसने बाबा रांझा किया या गुलू बादशाह किया, लेकिन ये जब करैक्टर किया तो उसकी 2 वजूहात ये थी कि एक, पहले मैं इनको इनकार कर चुका था, उस वक्त बिजी था रमज़ान में। तो दोबारा मैंने कहा चलो यार पैसे मिलेंगे, फिर ऊपर से हम टीवी है तो एक वो भी होगी, लेकिन इतना हिट होगा ये नहीं पता। एग्जैक्टली, मतलब वही मैं पूछने लगी थी, जब कास्ट किया था तो आपको यकीन था या ख्याल था कि इतना कामयाब हो जाएगा ये ड्रामा? नहीं, मुझे तो ये था कि लोग कहेंगे यार है की है, मतलब कहाँ आप एकदम से इंडिपेंडेंट रोल करते हैं इंफरादी।
लेकिन हाशिम नदीम साहब जो इसके राइटर है उनको बड़ा पक्का यकीन था। उन्होंने मुझे कहा था यार इफ़ी भाई आप देखिएगा ये करता क्या है। तो मैं अच्छा देखने तो वाकई वो कमाल कर गया जी। बिल्कुल ऐसी है। मुझे सर हमें जो परीजाद का किरदार है ना उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि हमने देखा है कि इतना खुद शक्ल नहीं है, गरीब सा है, एक शख्स को दिखाया गया है, फिर उसके बाद वो इमारत की इतनी बुलंदी पर पहुंच जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करिए कि आज के दौर के नौजवान हैं उनके लिए इस किरदार में क्या सबक छुपा हुआ था। इसमें सबक ये था कि जब उसको ये पता चला ये जायदाद ये दौलत मेरी नहीं है और मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो उस जायदाद और दौलत को छोड़कर चला गया। तो पहले एक बार नौजवान ये जान लें कि परीजाद को दौलत मिली थी सिले में, वफा के सिले में कह लें, किसी भी सिले में मिली थी, उसने कमाई नहीं थी। जबकि हमारे नौजवान को अपना कुआं खोद कर खुद पानी पीना है। एग्जैक्टली तो स्ट्रगल करनी मत छोड़ें। अगर उस दौलत में इतना चार्म था, उस प्रोटोकॉल्स में जो घूमता था, तो फिर वो छोड़ के क्यों गया? उसके अंदर की कैफियत भी जाने ना। अगर आपने ये मजा लिया है ना कि वो अमीर हो गया और वो बांटता फिर रहा है, तो आप ये भी जरूर देखें। देखिए हाशिम नदीम ने आपको बहुत बड़ा सबक दिया है कि वो सारी दौलत छोड़ के चला गया। तो अगर दौलत भाई से राहत है तो छोड़ी क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बड़ा मैसेज है। फिर दोबारा उसने किया क्या देखें, उसने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। यकसा एजुकेशन की बात की और वाइंड अप में भी उसका कोई रिवायती एंड नहीं हुआ। एनी और वो उनका दोस्ती को एक चांस देते हैं, आओ मिलकर बच्चे पढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आज तक 54 साल की जिंदगी में इससे बड़ा वाइंड अप मैंने तो नहीं देखा। मुझे पहली दफा मेरी आंखें भीग गई जब मैं सिनेमा में देख रहा था। मैं कहो यार इतने बड़े बिग हिट के बाद इतना ही स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए था। और मैं हम टीवी और सारी हाशिम नदीम बहुत मुबारकबाद के मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत उम्दा उन्होंने ये सीरियल बनाया है, ये कहूँगी मैं ज़रूर। इफ्तिखार इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और आपसे मिलकर वैसे भी हमारा जो दिन है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आप लोगों का भी आज दिन अच्छा हो ही जाएगा, उम्मीद करते हैं। और आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे अब आपने इजाज़त दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।